In first video of this chapter, we have studied about the French Revolution and how the French Revolution has been broken in 1789 and what were changes were taken place after the revolution. Now in this video we will study about the making of the nationalism in Europe, means how the nationalism were came in Europe. First of all, we will understood that Europe is divided into two. That is the uh, monarchy system, and second is the autocracy and the middle class. Monarchy system means where the rule is done by the uh, particular किंग रॉयल फैमिली, जिसमें जो है आपका एक पर्टिकुलर रॉयल फैमिली के लोग ही रूल करते हैं, और वेयर द वर्ड ऑफ किंग और द एम्परर वाज द फाइनल, जिसमें जो है आपका राजा जो कह देता था वो फाइनल हो जाता था। उसमें जो है कोई भी आपकी अपील करने वाला नहीं होता था, जिसमें जो कोई चेंजेस लाया जा सके, मतलब उसका एक पत्थर की लकीर होती थी उस राजा के नाम। इसमें जो है हम देख सकते जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड divided into a kingdom, duchies and cantons whose rule had their autonomous territory. ये एरिया जो है आपका स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी जो है आपका किंगडम में डिवाइड था, और यहाँ जो है उनकी टेरिटरीज और जो रूलर्स थे, डचीज एंड द कैंटन हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनमस टेरिटरी, उनकी अपनी अपनी एक टेरिटरी हुआ करती थी। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और ए कॉमन कल्चर, जिसमें जो है हमें, जैसे मैंने तुमको बताया था कि राजा का जो रूल होता था वही माना जाता था। राजा का जो आपका जो रिलीजन होता था, राजा का जो आपके जो भी उसके भाषा होती थी उसको माना जाता था, उसकी सारी मतलब जो भी होता था एम्परर का माना जाता था। इसमें जो है कोई भी जो है लोगों की जो आइडेंटिटी है या उनके अपने अपने जो कल्चर्स हैं वो नहीं होता था। जो राजा का कल्चर जिस जिस कल्चर में रहता था उस कल्चर को मानना होता था, उस लैंग्वेज को मानना होता था, उस रिलीजन को मानना होता था। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज ए शेयरिंग, यानी वो लोग जो अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी उनकी नहीं होती थी। द हब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड बाय ऑस्ट्रिया हंगरी, जहाँ हम ऑस्ट्रिया और हंगरी भी था, वो भी जो है आपका मोनार्की सिस्टम था जो हब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था। इन हंगरी हाफ ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें हंगरी जो एक जगह है जहाँ आपका आधे लोग जो हैं आपका मगयार लैंग्वेज बोलते थे, वाइल अदर जो है आपका वैरायटी ऑफ डेलिकेट अलग अलग भाषा बोलते थे, लेकिन तो भी जो है वहाँ जो है फ्रेंच लैंग्वेज बोले, क्योंकि वहाँ के राजा का जो लैंग्वेज था वो बोला जाता था। बिसाइड दिस थ्री डोमिनेटेड ग्रुप्स देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर, इसके अलावा और भी जो है 3 ऐसे डोमिनेटेड ग्रुप लोग जो थे उसमें रहते थे। The only tie binding themselves diverse group together was a common allegiance to the empire. जो इतने अलग अलग लोग थे वो सभी एक जगह जो एम्परर के अंडर में रहते थे, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी। इसके बाद आपका आता है एट्रोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। एट्रोक्रेसी क्या है कि ये एक छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें जो है वो लोग, उनका अपना एक शासन होता है, अपना एक लैंग्वेज होता है, वो लोग, उनकी जो मैरिज सिस्टम भी होती है वो भी खुद अपने ही लोगों के बीच में होती है। मीन्स दैट सोशल, पॉलिटिकल एंड लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वर डोमिनेटेड क्लासेस ऑन द कंटिनेंट। द मेंबर ऑफ द क्लास वेयर बाय द कॉमन वे, यानी उनके जीने का तरीका एक जैसा होता है, उनका रीजनल डिवीज़न भी एक जैसी होती है, यानी उनका सबसे अलग होता है, उनका अपना एक छोटा सा जो है कहना चाहिए कस्बे जैसा होता है। ये फैमिली जो है ऑफ्टन कनेक्टेड बाय टाइज इफ मैरिज, अपने में ही वो लोग जो है अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए वो लोग अपनी ही बिरादरी यानी अपने ही एट्रोक्रेसी के लोगों के बीच में जो है वो लोग शादी वगैरह करते थे। दिस पावरफुल एट्रोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली ए स्मॉल ग्रुप, अगर हम लोग इसको गिनती में देखें तो काफ़ी कम लोग होते थे, ग्रुप ऑफ पीपल। द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमेज ऑफ कमर्शियल क्लासेस हु एक्सिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट, यानी जो है आपके इनकी जो क्लासेस होती, इनकी जो टाउन्स होते थे, ये डिपेंड करता था कि वहाँ के प्रोडक्शन कैसे, उस हिसाब से जो है उनके एरिया डिसाइड होते थे।
इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन इंग्लैंड। हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रांस में शुरू हो गया था, वहीं जो है आपका फ्रांस एंड पार्ट ऑफ जर्मनी स्टेट इट ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये चीज़ें जो है आपकी 19th सेंचुरी में जो है आपका फ्रांस और जर्मनी में शुरू हो गया। इट इज़ वेक इन न्यू, जब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू हुआ तो एक नए ग्रुप का जन्म हुआ जिसको मिडिल क्लास कहा जाने लगा। ये मिडिल क्लास के लोग जो थे ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी, जो पढ़ी लिखी थी, बिजनेसमैन थी, प्रोफेशनल थी। इट वॉज अमॉन्ग द एजुकेटेड, ये पढ़ी लिखी एजुकेटेड थी, लिबरल माइंडेड में खुले विचारों की थी। एंड द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग एब्लॉइज द एट्रोक्रेसी प्रिविलेज गेन पॉपुलैरिटी। और एक अगर नेशन की यूनिटी जो है तब हुई जब ये एट्रोक्रेसी सिस्टम को जो है आपका हटाया गया था। इसके बाद देखा जाता है कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। एक लिबरल नेशनलिज्म किस चीज़ को जो है आपका दर्शाता है। In early 19th century, Europe were closely aligned to ideology of liberalism. 19th century में यूरोप जो था एक लिबरलिज्म, यानी लोगों में जो है लिबरलिज्म जो है एक आज़ादी जो है की भावना जो है लोगों में आ गई थी, वो उसके काफ़ी नज़दीक थे। द टर्म लिबरलिज्म जो है ये एक्चुअली एक लैटिन भाषा है। लैटिन रूट लिबरल, इसका मतलब होता है फ्रीडम। लिबरलिज्म स्टैंड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ लॉ ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। लिबरलिज्म का मतलब ये होता है प्रत्येक व्यक्ति की जो है उसकी आज़ादी, उसकी एकरूपता जो है कानून के सामने सबकी एक जैसी होनी चाहिए। इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसर्न। ये जो है उनके दिमाग में गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट जो है लिबरलिज्म, जो एक वो लोग जो थे एक मोनार्की सिस्टम गवर्नमेंट कह के उसको कहते थे, यानी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन थी, जो उनकी पार्लियामेंट थी, जो एक राज करने वाला जो एक ग्रुप था, उसको वो लोग रिप्रेजेंट करते थे गवर्नमेंट के लिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, यानी जो है पार्लियामेंट के ज़रिए जो है वो लोग अपनी गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव जो है पार्लियामेंट में रखते थे। जैसे आज भी हम पार्लियामेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। The right to vote and to get elected was generated exclusively to property owning men. उस समय जो है आपका राइट टू वोट का जो अधिकार होता था, जो लोगों को चुना जाता था पार्लियामेंट के लिए, उस समय जो है सिर्फ उनको अधिकार होता था जो आप जिनके पास जो है आपकी प्रॉपर्टी होती थी, वो भी पुरुष, वुमेन्स नहीं। Men without property and all women were included from political right, excluded from political right. क्या था उस समय कि उसमें जो है उस समय सिर्फ जो आप किनके पास धन होती थी, यानी जिसके पास प्रॉपर्टी होती थी, जिस पुरुष के पास, वही जो है उसको अधिकार होता था राइट टू वोट का। और वुमेन्स को जो है पॉलिटिकल राइट से बिल्कुल उनको अलग रखा जाता था। वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन, यानी औरतें और जिन पुरुषों के पास प्रॉपर्टीज़ नहीं होती थी, एंड वुमेन ऑर्गेनाइज ऑपोजिशन मूवमेंट, ये लोग मिल के जो है एक उन्होंने मूवमेंट चलाया जिसमें जो है उन्होंने पॉलिटिकल राइट की मांग रखी। The abolition of state enforced restriction on the movement of goods and capital. जो आपका स्टेट इम्पोज जो एक रिस्ट्रिक्शन थी सामान और कैपिटल के आवाजावी में, उन चीज़ों को हटा दिया गया, सबके लिए जो है वो खोल दिया गया था। वो कुछ ही तबके के लोगों के लिए जो है आपका व्यापार खुला रखा था, लेकिन बाकियों के लिए इसके बाद जो है आपका सारी चीज़ें हटा दी गई थी। मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his good would have to pass through 11 custom barriers.
एंड पे कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन। यानी उस समय पहले क्या होता था, जो व्यापारी होता था, 1833 की बात है, जब वो हम्बर्ग से न्यूरम्बर्ग जब वो बेचने कुछ सामान जाता था, उसको 11 कस्टम ड्यूटी से, बैरियर से, मतलब रुकावटों से उसको जो है पार होके जाना पड़ता था, जिसमें उसको हर जगह जो है 5% जो है उसको देना पड़ता था। ये जो ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज, जो ये इतनी रुकावटें थी इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए, एंड ग्रोथ ऑफ न्यू कॉमर्शियल क्लासेस हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाई, ये जो इतनी सारी रुकावटें थी, इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए जो है मांग रखी गई, जिसमें ये कहा गया कि यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी एक यूनिफाइड पूरी एक जैसा होना चाहिए सबको, एक जैसा, ये नहीं कि हर जगह अलग अलग टैक्सेस लीजिए, हर जगह जो थोड़ी सी जगह के लिए इतने सारे, यानी एक पर्टिकुलर बैरियर होना है, एक पर्टिकुलर आपकी टेरिटरी की जाए, एंड अनहाइडेड मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी बिना किसी रुकावट के सामान और कैपिटल और लोगों का आना जाना ईजिली हो सके, इस चीज़ की मांग रखी गई थी। द यूनियन एम्प्लॉयज टैरिफ बैरियर एंड रेड्यूस, इसके बाद जो है आपका जितने भी आपके यूनियन थे, जो आपके ग्रुप ऑफ पीपल थे जो इस चीज़ की मांग कर रहे थे, संघ, जो यूनियन, जो संघ के लोग थे, उन्होंने जो है ये मांगा कि जो टैरिफ बैरियर है उसके नंबर्स को कम किया जाए, एंड द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 टू 2, यानी जो अलग अलग जगह बहुत सारी अलग अलग राज्य में अलग अलग करेंसीज जो चल रही थी, ऐसी 30 करेंसीज चल रही थी, तो काफ़ी मुश्किलें होती थी सामान को ख़रीदने बेचने में, तो उसको घटा के सिर्फ 2 कर दिया जाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे ए न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815, एक नया रूप आना 1815 के बाद। फॉलोइंग द डिफेक्ट ऑफ नेपोलियन इन 18, हम लोगों ने 9th में पढ़ा आपको कि वाटरलू में 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन क्या हो गया था, हार गया था। तो 1815 में जब नेपोलियन हार गया था, तो यूरोपियन गवर्नमेंट वेयर ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेशन। इन नेक्स्ट वीडियो we will study about the new conservation after 1815. In this we will study about the defect of Napoleon in 1815.